नमस्कार। मैं ना आपको रेस्पिरेटरी ईटीएस पढ़ाऊँगा। तो रेस्पिरेटरी ईटीएस होता क्या है, तो 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद करने हैं। मतलब मैं तो कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल बातें बताना चाह रहा हूँ, बाकी तो ज़्यादातर को पता ही होती है। रेस्पिरेटरी ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है और रेस्पिरेटरी ईटीएस में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या आप हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ईटीएस में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एनसीईआरटी में हाइड्रोजन एक्सेप्टर लिखा वो भी चलेगा, वो ज़्यादा बढ़िया है। वो होता है वाटर मॉलिक्यूल, वो होता है ऑक्सीजन, है ना। तो रेस्पिरेटरी ईटीएस कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। और रेस्पिरेटरी ईटीएस में फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, जो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। दिस इज नोन एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ठीक है। आपको एक और स्पेशल नई बात बताता हूँ, वैसे आपको पता भी हो सकता है बहुतों को। एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज ऑफ ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्टेड टू टर्मिनल ऑक्सीडेशन ओनली। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ना तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन यूज होता है और ना ही क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज होता है। ऑक्सीजन केवल और केवल यूज होता है किस काम में? NADH या FADH को ऑक्सीडाइज करने में। और NADH और FADH का फाइनल ऑक्सीडेशन जो होता है वो होता है ETS के थ्रू। ठीक है, ETS के थ्रू। तो एक NADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक ऑक्सीजन एटम लगेगा और एक FADH को ऑक्सीडाइज करने के लिए भी एक ही ऑक्सीजन एटम लगेगा। तो यूज ऑफ ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्टेड टू टर्मिनल ऑक्सीडेशन ओनली इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ना तो क्रेब्स साइकिल में यूज होगा ना ही ग्लाइकोलिसिस में यूज होगा, ये भी आप याद रखना। ठीक है। अब आते हैं अपन ETS पे। तो देखिए, हमको मालूम है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो गैप है ये दिस इज कॉल्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये जो बिल्कुल अंदर वाला ये वाला जो रीजन है दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक गंदा सा डायग्राम बना दिया मैंने। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल में इनर, और दोनों के बीच में जो गैप है उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं और ये जो अंदर है इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। मैंने क्या किया, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसका डायग्राम ड्रॉ किया। ये जो आपको थिक लाइन से दिख रही है ये क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये वाली जो साइड है, जो इधर आपको साइड दिख रही है, जो ये मेरी तरफ वाली, ये अंदर वाली, ये मैट्रिक्स है। कौन है ये? इधर मैट्रिक्स। ये इधर कौन है? इधर है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कौन है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये मैट्रिक्स। इधर कौन है? मैट्रिक्स। इधर कौन है? बाहर की तरफ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो हमको पता है जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें NADH बनता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये रेस्पिरेटरी ETS के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कौन है ये? कॉम्प्लेक्स नंबर 1। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1 को? बोलो। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 है, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, NADH का ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो, तो जब NADH ऑक्सीडाइज होता है NADH और इससे बनता है NAD+, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स 1 में। तो व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात याद रखना, व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कॉम्प्लेक्स 1,
जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में फ्लो करता है तो मैट्रिक्स से निकल के प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स आ जाते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फिर बताता हूं, व्हेन प्रोटॉन फ्लो, when a pair of electron flow in complex 1, then 4 protons passes into the perimitochondrial space। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के एफईएस से जाता है यूबिक्विनोन में, यूबिक्विनोन का रिडक्शन हो जाता है और बनता है यूबिक्विनोल, क्योंकि कीटोन, ओन मतलब कीटोन, और रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा नोल। तो यूबिक्विनोन का रिडक्शन हो गया और बन गया यूबिक्विनोन, UqH2। अब इस UqH2 से इलेक्ट्रॉन जाता है कॉम्प्लेक्स 3 में, याद रखना कॉम्प्लेक्स 2 में नहीं जाता। When the NADH is reduced, then electron directly passes from complex 1 to complex 3। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में, ये है कॉम्प्लेक्स 3। तो जो कॉम्प्लेक्स 3 है बेटा जी, उसका नाम है साइटोक्रोम BC1, मालूम ही होगा आपको। तो जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में आता है तो कॉम्प्लेक्स 3 में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B पे जाता है, साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर पे जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन से साइटोक्रोम C1 पे आता है। ठीक है, तो व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस इनटू द कॉम्प्लेक्स 3, जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में पास होता है तब भी 4 प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स आ जाते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, 2 ये वाले और 2 अंदर से। तो कितने प्रोटॉन, 2 तो यूबिक्विनोन ने हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 प्रोटॉन तो यूबिक्विनोन वाले आ गए, 2 यहां से आ गए, तो 4 प्रोटॉन आ जाते हैं कहां, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो क्या समझे आप, व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इन कॉम्प्लेक्स 1, देन 4 प्रोटॉन आते हैं कहां पे, पासेस इनटू द पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जब कॉम्प्लेक्स 3 में पास होता है तब भी 4 प्रोटॉन आ जाते हैं कहां, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहां जाते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, जो होता है, जिसका नाम है साइटोक्रोम C। ये साइटोक्रोम C, ये क्या है, साइटोक्रोम C। तो ये जो साइटोक्रोम C है, ये होता तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ही है, बट टुवर्ड पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, बाहर वाली साइड में होता है साइटोक्रोम C, है ना। तो ये साइटोक्रोम C क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है, एक स्मॉल प्रोटीन है और एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो साइटोक्रोम C इस कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है कॉम्प्लेक्स 4 में। साइटोक्रोम C ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लिया और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और जंप किया और कॉम्प्लेक्स 3 से आ गया कहां, कॉम्प्लेक्स 4 में। कहां गए, कॉम्प्लेक्स 4 में। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन आता है, कॉपर पे जाता है, कॉपर से इसमें आता है, A में, A3 में, और फिर कॉपर में आता है, और फाइनली ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये जुड़ते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता। इसे बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बोला था कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन, और ये वह ऑक्सीजन से जुड़ रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में फ्लो करता है, व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कॉम्प्लेक्स 4, तब भी 2 प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से निकल के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाते हैं। समझ गए? तो आप क्या समझे कि when NADH is oxidized, then when NADH is oxidized, then 10 protons, how many protons? 10 protons passes into the perimitochondrial space,
NADH के रिडक्शन में कितने प्रोटॉन पास होते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में? 10। ठीक है, एक बात और याद रखनी है जो आपको दिख भी रही होगी बोर्ड पे, व्हेन NADH इज ऑक्सीडाइज, अगर NADH ऑक्सीडाइज होता है, व्हेन NADH इज ऑक्सीडाइज देन कॉम्प्लेक्स 2 इज नॉट इन्वॉल्व। NADH ऑक्सीडेशन के टाइम पे रेस्पिरेटरी ETS का कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, आपने देख लिया होगा डायग्राम में। ठीक है, आप क्या करना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब सर ने NADH को ऑक्सीडाइज किया था तो कॉम्प्लेक्स 2 यूज़ नहीं किया था, और NADH के ऑक्सीडेशन में 10 प्रोटॉन्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गए थे। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने जा रहा हूँ, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लेना, कभी भी देख लेना। अब होता है कॉम्प्लेक्स 2, तो ये है कॉम्प्लेक्स 2। यहां पे है हमारा सक्सीनेट, और ये है फ्यूमेरेट। तो कॉम्प्लेक्स 2 कौन है? कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तो सब रटने की बात है, आपको मालूम ही होगा। तो जब सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनता है तो यहां पर बनता है FADH2, आयरन सल्फर प्रोटीन, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है यूबिक्विनोन में, UQH2, और फिर इलेक्ट्रॉन आ जाता है साइटोक्रोम B में। ठीक है, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन पास होता है साइटोक्रोम B में, जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और जब यहां से फिर 3 से 4 में जाता है तो 2 फिर आ जाते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब FADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो कॉम्प्लेक्स 1 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर FADH ऑक्सीडाइज होगा तो 4 प्रोटॉन्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आएंगे कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू, और 2 प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू। ठीक है, तो व्हेन NADH इज ऑक्सीडाइज, व्हेन FADH2 इज ऑक्सीडाइज, अगर FADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो 6 प्रोटॉन्स आते हैं कहां? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। तो आप याद रखना। और एक बात और, व्हेन FADH इज ऑक्सीडाइज देन कॉम्प्लेक्स 1 इज नॉट इन्वॉल्व। ये आप लिख लेना, मैं बोल देता हूं, व्हेन NADH is oxidized then complex 2 is not involved, and when FADH2 is oxidized then complex 1 is not involved, right? तो NADH के ऑक्सीडेशन से 10 प्रोटॉन्स आते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और FADH2 के ऑक्सीडेशन से 6 प्रोटॉन्स आते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, अब यहां तक तो ज्यादातर को पता, मतलब 90%, बहुत सारे लोगों को पता, लेकिन बहुतों को ये भी नहीं पता कि जब NADH ऑक्सीडाइज होता है तो कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं होता, और जब FADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता। ये भी बहुतों को नहीं पता। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरी बात, FADH2 ऑक्सीडेशन में 6 प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं, और NADH2 के ऑक्सीडेशन में 10 प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं। ये भी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। अब आपको जो एक बहुत गलती करते हैं लोग, वो वाली बात बताता हूँ मैं आपको। पहले NCERT में लिखा था, ये थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले NCERT में ये लिखा हुआ था कि जब दो प्रोटॉन्स F0 पार्ट के थ्रू फ्लो करते हैं तो एक ATP बनता। बट अब NCERT ने लिख दिया है
कि when 4 protons passes through F naught part then 1 ATP is synthesized। तो उन्होंने ये सही नहीं लिखा, ये गलत है थोड़ा सा, मैं बताऊंगा कैसे। एक्चुअल में जो बुक्स हैं, जो मेजर बुक्स हैं, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 1 ATP is synthesized, 1 ATP is synthesized at the cost of 4 protons, है ना। एनसीईआरटी में लिख दिया कि भाई, एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है कि 4 प्रोटॉन जब पास होते हैं तब एक एटीपी बनता, तो वो ऐसा नहीं है। 4 प्रोटॉन के पास होने से नहीं बनता है 1 ATP is synthesized at the cost of 4 प्रोटॉन्स। ये है फंडा। तो यहां पे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल नई बात बता रहा हूं मैं आपको। When 4 protons pass through F naught part then 1 ATP is synthesized, this is not correct। करेक्ट क्या है कि 1 ATP is synthesized at the cost of 4 protons, ये सही है, ठीक है। इसके थ्रू कितने पास होंगे वो अलग बात है, उसे भी मैं भी आपको क्लियर करूंगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम अगर सीधी सीधी बात करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम सीधा सीधा पढ़ा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई एक NADH से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोगों ने क्या किया, पढ़ा तो उन्होंने क्या किया कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ, वो बोलते हैं कि एनसीईआरटी में लिखा है कि व्हेन 4 प्रोटॉन्स पासेस देन 1 ATP सिंथेसाइज। तो यहां पे गड़बड़ हो जाती है। हम बताते हैं कि NADH से बनेंगे 2.5 ATP, क्योंकि NADH जब जाता है तो 10 प्रोटॉन पास होते हैं, तो अगर 4 प्रोटॉन से 1 ATP बन रहा तो 10 से 2.5 ATP बनेगा, सही है ना। और FADH2 से हम बना देते हैं 1.5 ATP, ठीक है। क्योंकि अब हम 10 से, पहले तो सही था लेकिन अब हम क्या करते हैं, हम 10 से कैलकुलेशन करते हैं। तो जब हम 10 से कैलकुलेशन करते हैं तो हम बोलते हैं भाई जब 4 प्रोटॉन्स पास होंगे तो 1 ATP बनेगा। तो NADH से कितने हो रहे हैं, 10। तो अगर 4 से 1 ATP बनता है तो 10 से कितने बनेंगे, 2.5, मतलब 2.5। और FADH2 से कितने होते हैं, FADH2 से कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन पास होते हैं, तो 6 से बनेगा कितना, 1.5 ATP, ठीक है। तो वहां पे मामला गड़बड़ हो जाता है। बच्चा करता है सर अब हम 3 करें कि 1.5 करें, हम 3 करें कि 2.5 करें, हम FADH2 से 2 ATP बताएं या FADH2 से 1.5 ATP बताएं। तो आप NADH से 3 ही ATP बताइए और FADH2 से 2 ATP बताइए। मैं बताता हूं कैसे आपको, देखिए सुनिए। ये थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, आपको बहुत ही बेहतरीन बात बता रहा हूं, इसे थोड़ा अच्छे से समझना आप, है ना। देखो 4 प्रोटॉन्स यहां पास हुए भाई। अगर कोई कह रहा है कि 4 प्रोटॉन की कॉस्ट पे 1 ATP बनता, 4 प्रोटॉन के चेंज से, 4 प्रोटीन का जब चेंज होता है एक डायरेक्शन से दूसरे में जाते हैं, उनका चेंज होता है, जो ग्रेडियंट 4 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट जो ग्रेडियंट बनता उससे 1 ATP बनता, ठीक है। तो 1 ATP तो यहां बन गया क्योंकि 4 पास हो रहे हैं, 4 यहां पास हो रहे हैं, 1 ATP यहां बन गया। अब प्रॉब्लम यहां आती है, समझ रहे हैं आप, प्रॉब्लम यहां आती है। आप कहते हो यहां तो सर 2 ही प्रोटॉन पास हो रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहां 2 तो पास हो रहे हैं, बट व्हेन इलेक्ट्रॉन पासेस इन कॉम्प्लेक्स 4, when electron passes in complex 4 then 2 protons passes into the perimitochondrial space and 2 protons are used to reduce oxygen।
तो यहाँ पे ये दो पास हो गए, लेकिन ये दो जो प्रोटॉन्स हैं, ये वाले जो दो प्रोटॉन हैं, ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करने में, वाटर बनाने में भी तो यूज हो गए। नहीं समझे? दो तो इधर गए और दो वाटर को बनाने में यूज हो गए, तो ग्रेडियंट तो 4 का हुआ ना, चेंज तो 4 का हुआ। नहीं समझे भाई? आप बोल रहे हो 4 प्रोटॉन के चेन से एक एटीपी बनता, 4 प्रोटॉन के ग्रेडियंट से एक एटीपी बनता, तो चलो दो तो इधर, 4 दो तो ये चले गए, लेकिन दो यहाँ पे यूज भी तो हो गए। अगर यूज होंगे तो भी तो ग्रेडियंट बनेगा ना, कम ज्यादा मतलब ग्रेडियंट। तो दो यहाँ पे यूज हुए तो भी तो ग्रेडियंट बना। तो इसलिए ये लगता 2 है, बट एक एटीपी यहां भी बनता। ठीक है, तो एक एटीपी यहां भी बन जाएगा, तो एक्चुअल में वो 3 सही है। ठीक, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, बनते ढाई हैं, NADH से और FADH से DD बनता, क्योंकि ADP इस टू ऑक्सीजन रेशो जो रहता वो कॉम्प्लेक्स 1 के लिए हम मानते हैं 2.5, कॉम्प्लेक्स 2 के लिए हम मानते हैं इस रेशो को 1.5, और कॉम्प्लेक्स 4 के लिए हम इस रेशो को मानते हैं 1। तो वो अलग केस है, वो सही है कि एक NADH से ढाई बनता है और उससे बनता, बट ये बात गलत है कि आप 10 की कैलकुलेशन से कि 10 प्रोटॉन से ढाई एटीपी जो बना रहे हो, वो अलग बात है। वो ऐसे नहीं बनता कि 4 प्रोटॉन इससे पास होंगे तो एक एटीपी बनेगा, ऐसे नहीं बनता। वो 4 का चेंज तो यहाँ भी आ रहा, वो अलग बात है, आप उसे भूल जाओ, उसके चक्कर में मत पड़ो। ये जो ADP:2 जो ये बता रहा हूँ ना आपको, ADP:2 ऑक्सीजन रेशो, ये जो मैंने लिखा ना ADP:2 ऑक्सीजन रेशो, ये देखो ऊपर लिखा, आप देखो, ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है और थियोरेटिकल डेटा भी है, उसके चक्कर में पढ़ना वो बाहर की बात है। बट जो ये कह रहे हैं कि 10 प्रोटॉन से 10 को आप डिवाइड कर दो, 4 प्रोटॉन से एक एटीपी बनता, तो 10 से 2.5 बनेगा और 6 से 1.5 बनेगा, वो सही नहीं है। वो तो फिर यहाँ भी ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स 1 से एक एटीपी बनता, ये हकीकत है, सच है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो 4 प्रोटॉन का चक्कर है, जो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी है ना, 1 ATP सिंथेसाइज एट द कॉस्ट ऑफ 4 प्रोटॉन, ये लिखा ना मैंने, 1 ATP सिंथेसाइज एट द कॉस्ट ऑफ 4 प्रोटॉन। इसे एक्सप्लेन करता हूं, ये भी बड़े मजे की बात है, देखना आप जरा। जो हकीकत है वो ये है, जो सही लिखा हुआ जहां पे जो सही चीज है, वो रट तो सब लेते हैं, लेकिन वो जो सही चीज़ है वो बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में व्हेन 3 प्रोटॉन्स, ये 3 प्रोटॉन्स पास होते हैं बेटा जी, F0 पार्ट के से आते हैं मैट्रिक्स में। कितने प्रोटॉन्स आते हैं? 3 प्रोटॉन्स, है ना। हाउ मैनी प्रोटॉन्स? 3 प्रोटॉन्स। 3 प्रोटॉन्स passes from perimitochondrial space to matrix through F0 part। कितने प्रोटॉन्स पास होते हैं? 3। तब एक एटीपी बनता, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो एक एटीपी बनता। तो अब आप बोलोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि 4 प्रोटॉन की कॉस्ट पे एक एटीपी बनता। हाँ, 4 की पे बनता, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। अब सुनो मेरी बात। पहले क्या बोला मैंने? NCERT में 2 लिखा हुआ, वो कोई बात नहीं, आप 2 भी कर सकते हो, बट अभी जो मैं सही पढ़ा रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं, मत कोई NCERT रटवा नहीं रहा, जो सच है वो बता रहा हूँ। तो व्हेन 3 प्रोटॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 3 प्रोटॉन्स passes from perimitochondrial space to matrix, and 3 proton passes from perimitochondrial space to matrix, then 1 ATP is synthesized। तो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन का क्या हो रहा? एक्चुअल में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अनकपलर प्रोटीन UCP प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? UCP, अनकपलर प्रोटीन। इसके थ्रू भी प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं। क्या नाम है इसका? अनकपलर प्रोटीन, UCP। तो इसकी क्या जरूरत है? एक्चुअल में जो ATP होता है उस पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, और ADP के ऊपर
3 नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे 4 होता है। ठीक है, तो आपको पता है एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनते हैं, एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनते हैं, तो एटीपी को सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर भी तो जाना है ना, ताकि वो यूज हो सके। एटीपी तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी यूज होता और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज होता, बट एटीपी बनता कहाँ? एटीपी बनता तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो उसे बाहर जाना नहीं जाना, तो बाहर कैसे जाएगा? तो एडिनिन ट्रांसपोर्टर होते हैं। कौन होते हैं? एडिनिन ट्रांसपोर्टर। उनके थ्रू एडीपी अंदर आता और एटीपी बाहर जाता, बट ये ट्रांसपोर्टर काम नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि इसके ऊपर होता है, इस पे -4 चार्ज होता है, इसके ऊपर होता है -3 चार्ज। तो बाहर से एक प्रोटॉन अंदर आता है जो चार्ज को बैलेंस कर देता, मतलब इसका एक कम कर देता तो 3-3 हो जाता, जिसके थ्रू ये जो एडिनिन ट्रांसपोर्टर है इसके थ्रू इनका एक्सचेंज हो जाता। समझ गए? ये बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो क्या है, ये जो एक प्रोटॉन है, तो 3 तो जब यहां से इधर फ्लो किए तो एक एटीपी बना, लेकिन आपको अंदर एडीपी तो चाहिए ना, एटीपी बनाने के लिए चाहिए ना, तो वो ये जो एक प्रोटॉन है ये एडीपी और एटीपी एक्सचेंज में मदद करता। सही है? तो इसलिए क्या है, 4 प्रोटॉन की कॉस्ट पे एक एटीपी बनता है। तो ये जो बताते हैं कि भैया 4 प्रोटॉन पास हो रहे हैं, तो 4 पास होते हैं, वो बात सही है, लेकिन 3 F0 के थ्रू पास होते हैं और एक यूसीपी के थ्रू अंदर आता है और उससे चार्ज बैलेंस होता है, जिसके थ्रू एडिनिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू एडीपी और एटीपी का एक्सचेंज होता है। आप बोलोगे सर फॉस्फेट अंदर कैसे आता? तो उसके लिए भी यहाँ पे चैनल्स होते हैं, अगर आपको होगा तो मैं बता सकता हूँ। बाहर से फॉस्फेट अंदर आ जाता और अंदर से OH आयन बाहर चले जाते हैं, तो ये डायरेक्ट हो जाता अपने आप। तो ये पूरी कहानी थी। ठीक है, तो वो जो आप ये सोच रहे हो कि 4 प्रोटॉन पास के से एक एटीपी बनता, हाँ 4 प्रोटॉन की कॉस्ट पे एक एटीपी बनता, बट पास जो रहे होते हैं वो 3 होते हैं, और अगर 3 ऑप्शन में नहीं हो तो 2 हो सकते हैं, और 2 ऑप्शन में नहीं हो कहीं 4 कह दे तो 4 कर देना, बट एक्चुअल में 4 का चक्कर जो है वो ओरिजिनल है। ये कुछ एनसीईआरटी से कुछ लेना देना नहीं है मेरा, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपको सच पता लग सके एक्चुअल में होता क्या है ना। वरना ज़बरदस्ती भिड़ाते रहते हैं कि 10 प्रोटॉन इसके, 6 इसके, 4 उसके, वो सब नहीं है। ये मैंने आपको कुछ नई चीज़ें बता दी। क्या क्या बताया मैंने आपको? पहली चीज़ बताई कि जब NADH ऑक्सीडाइज होता तो कॉम्प्लेक्स 2 इन्वॉल्व नहीं होता, जब FADH2 ऑक्सीडाइज होता तो कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी बात मैंने आपको बताई, एक NADH ऑक्सीडेशन में 10 प्रोटॉन्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं, और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन में 6 प्रोटॉन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि 4 प्रोटॉन F0 पार्ट, प्रोटॉन चैनल जिसे F0 पार्ट बोले, उसके थ्रू पास होने से एक एटीपी नहीं बनता। एक्चुअल में 1 एटीपी सिंथेसाइज एट द कॉस्ट ऑफ 4 प्रोटॉन्स। एक एटीपी बनता है एट द कॉस्ट ऑफ 4 प्रोटॉन्स, है ना। पास होनी अलग बात है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि रिसेंट नॉलेज जो है, जो मैंने नई जगह से पढ़ा, वहाँ जो मैंने पढ़ा था उसमें बिल्कुल सही है। मैं आपको सोर्स भी दे दूंगा अगर कोई मांगेगा तो। 3 प्रोटॉन्स यहाँ से पास होते हैं, एक प्रोटॉन्स इस अनकपलर के थ्रू पास होता है, जिसकी वजह से एडीपी और एटीपी का एक्सचेंज होता है एडिनिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू। और मैंने आपको ये भी बताया कि फॉस्फेट का एक्सचेंज जो होता है वो OH आयन के एक्सचेंज से होता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई, ये आपकी नॉलेज के लिए बनाया मैंने, ठीक है। कोई एनसीईआरटी रटने वटने के लिए नहीं है। जो आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते रहो, फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज देना।